फिल्म के था तब आपने कहा था कि मैं वायलेंट जो फिल्म है वो भी मैं नहीं करता, वायलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है, तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द एक्शन? एक 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 होता है, हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहते हैं। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा, महेंद्र, वो चींटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में कोई भी लो, प्रहार से लेके, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी, वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट की है फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, ने तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ जमीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना, तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग। तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है, और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बनता है, यू नो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई, डू यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन को, और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर, योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट? दोनों से आपसे सवाल है। लास्ट टाइम जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी, एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग, और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ, यहाँ से मैं बाहर निकली, एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या अब, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो या आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। उत्कर्ष, देखिए, एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता था। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी, और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, वो जिस तरीके के इंसान हैं, और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि, एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई स्टे अ गुड ह्यूमन और आई बिकम अ गुड ह्यूमन। एंड इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है। पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माँओं को, सब समझ जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके साथ भी थी सर? यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है, देखो बच्चों को देखता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अरे मत मत मत, कुर्सियाँ मत रखो, थोड़ा एलैबोरेट कर दो। नहीं और नहीं, मम्मी यही बैठी है, ज्यादा नहीं। नहीं बेटे, तूने जैसे कहा ना, वो तेरे तू यहाँ से जाती हुई कांप रही थी, बेटे सक्सेस और फेलियर ये बाय प्रोडक्ट्स है, उसे डरना मत और खुश भी मत होना, अपना काम लगन से करते रहो, वो तेरे पैर का अपना बंद हो जाए। ये सच्ची जी बिल्कुल है कोई? हेलो सर, हर्षिता सर, दिस साइड, फ्रंट सर, सामने। बोलो बोलो। नमस्कार सर, हर्षिता बड़े from होके बोलो फिल्मी जरा, ज्ञान। दिखते नहीं हो आप। वो लाइट आ रही है ना। हाँ। अब मैं वैसे भी लंबी हूँ ज़्यादा। नमस्कार सर, मेरा प्यार वाला नमस्कार नाना सर नमस्कार, आपको। नमस्कार। बाकी मेरा सवाल है उत्कर्ष सर से। सर, शूट के दौरान काफी ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं, आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है? इफ यस तो कैसे आपने ओवरकम किया? पूरी फिल्म चैलेंज थी जैसे सर भी कह रहे हैं, बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म में,
जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है। जब हमें बर्फ चाहिए थे, आपने सीन्स देखे ही ट्रेलर में, हाँ जी। कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है। और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं। तो जो मेरा और सर का एक सीन है, वो हज़ारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया। हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है, बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। तो वो सब चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस लगे नहीं। इतने प्यार से बनी है फिल्म, एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का, वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो फिल्म में बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था। पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में ख़त्म हो गई, 60-65 दिन में। और मैं मिस करूँगा। मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की, वो मैं बहुत मिस करूँगा। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूँगा। उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता इस वर्ल्ड में। वाओ। एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार है मेरे पास। बेस्ट है, आप अमेजिंग कुक करते हो बहुत। हाँ जी सर बोलिए। आवाज नहीं आ रही, अभी जा रही है, आप मैसेज कीजिए। अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। अनिल सर और आना सर, आप दोनों से सवाल है कि इस तरह की फिल्में में जो मतलब है प्लॉट, वो हमने अवतार में या फिर बाबुल में भी मतलब देखा है कि भाई आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से मतलब बिहेव करते हैं। तो वो चीज़ थी मतलब कि मतलब ये हमें ऐसे अलग रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है सो दैट ये उन सब से अलग लगे। देखिए क्या है, हर 20 साल में ये राइट है कि एक ऐसी फिल्म बनती है बागवान या अवतार जैसी, लेकिन ये उनसे एकदम अलग है क्योंकि ये एकदम बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पे बनी है, आज के समाज की हालातों पे बनी है और बिल्कुल नॉन मेलोड्रामेटिक फिल्म है। आपने ट्रेलर से भी आपको लगा होगा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? खूबसूरत से, तो ट्रेलर से आपको फील आया होगा। एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हमने ली हैं जो कि आज के परिवार में होती है। कबूतर खाने जैसे घर हो गए हैं, लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है माता पिता को प्यार नहीं करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। स्थितियाँ, विषम स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टच करना बहुत आवश्यक था। नाना सर ने बताया भी थोड़ी देर पहले कि गदर के बाद तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि अब ये तू क्यों कर रहा है, तू कोई बड़ी एक्शन फिल्म बना। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी फिल्म जब पब्लिक आपको इतना कुछ देती है तो आप भी पब्लिक को ऐसा कुछ दो, ऐसी कुछ दो जिससे कि उसको सावन की फुहार की तरह उसका हृदय आंदोलित हो जाए। तो ये फिल्म ऐसी ही है। जब आप पारिवारिक वेदना, संवेदनाएं और इमोशंस देखेंगे तो आपका हृदय आंदोलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के रैप में रैपी हुई पूरी फिल्म है। नाना सर का जो ह्यूमर है, नाना सर का ह्यूमर आप लोगों ने सिर्फ मीम्स में देखा है, लेकिन इसमें देखिए नाना सर, मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं तो इनसे आजकल बोल रहा हूँ कि सर हमको तो एकदम टोटल एक फिल्म बनानी है जिसमें टोटल आप ह्यूमर में हो। इनके ह्यूमर का कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब कमाल है सर। आप नाना सर, आपका कुछ कहना होगा? आप बोलिए। देखो लुक ही देखो, जो लुक दिया इन्होंने। बोलो, क्या पूछना क्या? हाँ सर, यही सवाल था मेरा कि ये फिल्म आपको कैसे अलग और नई लगी? नहीं, जिस तरह से देखो, यहाँ वहाँ से कहानियाँ तो वही होती है, हम पेश कैसे करते हैं। अब किरदार जैसे होता है उसके ज़रिए तुम करोगे। ये किरदार जो है उसका बयां करने का जो तरीका है वो मुझे बेहतरीन लगा। ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे सख्त बंदा है और हालात जो ऐसे है इर्द गिर्द के आसपास के, तो उसकी वजह से उसको जो झेलना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो करना, जिस तरह से करने को मिला, ऐसे नहीं है कि वो झुका हुआ है। तो मुझे वो किरदार बड़ा पसंद आता है। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन टूटना नहीं। तो वैसे किरदार बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हम के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हालात हमारे फिनेंशियल कैसे, उससे हम हो सकता है अलग होंगे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहते। ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत सी बातें, वो हमारा जो ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान है, वो आबादित रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो जीने का मतलब नहीं है। तो उस तरह का किरदार है वो मुझे करते हुए। और इन बच्चों ने, मैं सब, ये तो हमारे आखिर में आता है, लेकिन इन बच्चों ने, इसने मुझे छोटा बच्चा किया है, वो बीच वाली बहू ये है,
मारिमुस तुझा ह्याचा तुझा नवरा हा झालाय ना हा श्रुति है और हमारी एक दूसरी है बहू वो तो सबने ये हमारी इधर की पार्टी है हम इधर की पार्टी है इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने अगर ये इतने सशक्त नहीं होते तो हमारी फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती बहुत बेहतरीन काम किया है बहुत बकवास आते थे बीच में पछाड़ करते हैं मैंने बहुत डांटा है उनको मैंने कहा यार तुम्हारे डायलॉग ने इसका मतलब ये नहीं है कि सीन में तुम्हारा कोई काम नहीं है चुप रहो हमको रटना पड़ता है चुप रहो बहुत डांटा है ना श्रुति अनिल सर हाँ जी एक और सवाल था कि आज ये दस्तूर भी था और मतलब वो सब लोग थे भी सनी सर हैं और अन्ना सर हैं और अमरीश पुरी सर के बाद से जो एक लार्जर देन लाइफ विलेन हमें चाहिए जो कि मिसिंग है इंडियन सिनेमा में वो नाना सर दे सकते हैं तो क्या हम ये माने कि सनी सर और नाना सर को लेकर गदर 3 देखिए ये अगर सनी मुझे पीट रहा है पटक क्या आप देख पाओगे नहीं सर पीटने वाली बात तो फिर उसमें मैं वो विलन नहीं कर पाऊंगा सर आपको थोड़ी पीटना आपके गुर्गे पीटेंगे फिर भी वो देखना नहीं लोगों को इमेज आप क्या करते हैं आप मेल खाते हैं ना उस कैरेक्टर से तब जाके आपको अच्छा लगता है तो कुछ रोल ऐसे होते हैं कि वो हम चाहे फिर भी हम कर नहीं पाते लेकिन वो करेंगे हम कोई दूसरी अलग तरीके की फिल्म करेंगे उसमें क्या है कोई मारधाड़ की होनी चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं हाँ पूछो भाई हाँ जी एक मिनट सर बिफोर यू स्टार्ट कौन पूछ रहा Sir, I wanted to ask. हाँ पूछे Yeah, I'm Bharti Pradhan. नमस्कार हाँ भारती जी Hi. Anil ji, very nice trailer. Rula Diya, nice dialogues. Utkarsh, you seem to have a very interesting, different role. And you and Simrat, we've seen you together. Very good performance. Thank you so much. Yeah, lovely sari. Yeah. Now, what I wanted to ask all three of you is what was it like working with Nana, who has a very slightly eccentric reputation? Apart स्लाइटली एक्सेंट्रिक आई एम नॉट स्लाइटली एक्सेंट्रिक पूरी तरह करना है तो पूरा करो ना स्लाइटली कैसे होता हमारे यहाँ स्लाइटली कुछ नहीं होता है तो पूरा नहीं तो कुछ नहीं होता बताओ भाई नाना सर जैसा बंदा एक्टर मतलब इम्पॉसिबल है ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं नाना ऐसे हैं लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला पहली मुलाकात में ही नाना सर ने जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में अपने हाथों से चाय पिलाई अपने हाथों से खाना खिलाया और जब नाना सर मुझे मिले और इतने प्रेम प्यार से रहे जिसका कोई हिसाब नहीं है एक्टर पार एक्सलेंस है आज की जनजी ऑडियंस देखेगी कि यार ऐसा एक्टर हमारे इस देश में हुआ रहा उनके व्यवहार की बात तो नाना सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है नाना सर काम के बहुत पंक्चुअल है उन्हें काम सही चाहिए उनका ही नहीं दूसरों का भी काम सही चाहिए टाइम पर भी चाहते हैं सब आए तो इसमें क्या गलत है आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है नाना सर की तो है नहीं और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम समझे और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है इनके साथ शाम को हम हर सीन पर रिहर्सल कर लेते थे डिस्कशन कर लेते थे पूरे और सुबह जो 3 घंटे का सीन मैं किसी के साथ करता था इनके साथ 1 घंटे में खत्म होता था मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली जस्ट बिकॉज ऑफ नाना पाटेकर सो यू इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लेकिन यस आप काम सही नहीं करोगे वो सीनियर भी है उनका अधिकार भी है और उनके पास नॉलेज भी है ज्ञान भी है और सिनेमा भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं पढ़े भी बहुत ज़्यादा है इतना ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत और तो डेफिनेटली इनको नॉलेज है तो हमको बोलेंगे ज़रूर हमको सुननी भी चाहिए उनकी बात अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं तो नाना सर इज ए डार्लिंग मतलब पूछो मत 200 आदमियों को रात को रोज खाना खिलाते थे इतना प्यार खाना बाद में खुद खाते हैं पहले सबको अपने हाथों से परोसते हैं और हर एक की थाली में से एक गस्सा लेके अपना पेट भर लेते हैं ऐसा तो बंदा है माँ बनो ना तो बाप बनने का अधिकार मिल जाता है जी बिल्कुल पहले खिलाओ फिर बाद में रखा हेलो हाय प्राची शर्मा हियर फ्रॉम मैं एपीएन एक मिनट रुकूंगा 1 मिनट सर की फिल्म का म्यूजिक बहुत तगड़ा होता है और मिथुन साहब यहाँ बैठे हुए प्लीज आप स्टेज पे आए मोंटी सर प्लीज मंच पे आए और एक बार कादरी साहब आइए प्लीज जोरदार तालियां
कादरी साहब, ए, आजा, कादरी आजा। साहब। यार ये जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं ना, मैं समझ में नहीं आता। मेरे खेत में अभी ज्वार लगी है और पंछी बहुत आते हैं, बहुत पंछी आते हैं, सब ज्वार खा जाते हैं। एक दिन के लिए खड़ा हो जा, फसल बच जाएगी। हाँ, लव यू, लव। हेलो, हाय। जी मैम प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड कास्ट। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और मतलब बहुत ही इमोशनल है। दिल को सरवैया छूने किधर वाला है भाई? वो दिख ही नहीं रहा जब से। कहीं खा रहा होगा सरवैया। अमजद किधर है? ये दोनों खा पी रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तुम लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? सुनील सरवैया जी और अमजद अली हमारे राइटर्स। मतलब खाने में ही लगे हुए हो। सिमरत ने बोला खा रहा होगा कहीं। शरीर से तो नहीं लगता भाई। जी हाँ जी सर, कैन आई कंटिन्यू ना? या। किसी और को आना है प्लीज स्टेज पे आ जाइए। नहीं मैम, वो नमस्कार तक हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन उत्कर्ष जी से है। जी। उत्कर्ष, क्योंकि आपने जितनी भी फिल्म अभी आपने गदर 2 की है, उसमें जितना भी एक्शन था मोस्टली सनी सर ने किया था। आपका इमोशनल रोल ही था अपने फादर के साथ। तो आपको एक प्रॉपर एक्शन फिल्म में हम कब देख सकते हैं? देखिए, मैं एक्शन के मेन मेकर तो यही है, बट रिगार्डलेस मैं ऐसे जॉनर वाइज मैं ये सब कुछ नहीं सोचता। अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छी कहानी हो, मेन अच्छी कहानी जो मैं खुद इस ऐसे थिएटर में आके बैठ के देख सकूं, वैसी स्टोरी हो, तो मैं जॉनरा वॉनरा नहीं देखता। और नाना सर के साथ काम करने के बाद तो मुझे और ये बिलीव हो गया कि आप दर्शक के लिए फिल्म बनाते हो, आप दर्शक की तरह सोचो। आप अपने लिए फिल्म नहीं बनाते हो। अपने लिए बनानी है तो आज तो फोन भी है, खुद ही बना के रख लो घर पे। शान बाबू, शान सर के 2000 तालियां। मैम आप सवाल बचा के रखिए, थोड़ा सा टाइम है। तो एक्शन जरूर करेंगे। ओके, करेक्ट कहानी होगी तो जरूर करेंगे। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज टू अनिल सर। जी सर, आपने जितनी भी आपकी फिल्में देखी जाए, अपने तो अपने होते हैं, गदर देखी जाए, इसमें फादर सन का एक बहुत ही इमोशनल एंगल हमेशा देखने को मिलता है। इस फिल्म की, पर्टिकुलरली इस फिल्म की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए क्या है कि पिता पुत्र एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं जब मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे। मैंने पापा को देखा अपना कितना वो मेरे लिए करते थे। जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन कैसे मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू करनी थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। तो आई हैव सीन माय फादर, हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन। और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बनने थे, तो अचानक उनका फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो। जो तो मतलब मैंने ये देखा है घर में। मेरे पिता जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, एक इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई, तो मुझे ये कथा अच्छी लगी। मैंने कथा जब मुझे एक रियल घटना देखी, मैंने वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी। मैंने वो कहानी बनाई, उस पर फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई, और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, अमजद, ये तीनों पूरी तरह लगे रहे और वो कुछ हो गया जो मेरे बस में भी नहीं था। इन सब के लिए मैं इन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे कादरी साहब है जिन्होंने गाने लिखे हुए इसके, हालांकि गदर के गाने भी आप नहीं लिखे थे। साहब गुजरात से है, इतना बेहतरीन लिखते हैं और कुछ सीन्स देख के उनको कुछ और लाइनें याद आती है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती हम अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। वो अगली फिल्म में आपके आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी,
कभी इनको देख पाएंगे या मैं पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को जब उसकी जो तमन्ना होती है, जो दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें आप काम कर रहे हैं। मिथुन जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो नाना सर ने बात कही है, बहुत शिद्दत से मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरे फिल्म के पिता तो नाना सर ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्ज़ाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न ज़माना ज़्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं समय लेता हूँ, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए, अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है, वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीज़ें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है, जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत की खराई होती है और उसके अंदर जो ओल्ड वर्ल्ड मेलोडीज है और ओल्ड वर्ल्ड शायरी है, वो इस पूरे एल्बम के अंदर आपको नजर आएंगी। कोई भी गायक ऐसा है नहीं इस एल्बम में जिसको ऑटो ट्यून की जरूरत हो। उसमें मेरी धर्म पत्नी पलक जी भी शामिल है और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं। तो आप जरूर इस एल्बम को सुनिए, और अगर आप उस शुद्ध संगीत को खोज रहे जिसके लिए भारतीय सिनेमा जाना जाता है, तो शायद ये एल्बम आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाएगा। थैंक यू। श्रुति, तुमने आप तीनों ने इसमें काम किया है जो हमारी अपोजिट पार्टी है, तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में काम करने का? हालांकि ऐसे किसी रोल में मैंने आपको देखा नहीं है तीनों, तो तेरा एक्सपीरियंस। नमस्कार। एक तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी बीइंग अ पार्ट ऑफ वनवास, क्योंकि एक दिन अचानक मुझे नाना सर का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि अनिल सर से मिल के आओ और एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो आपको काम करना है उसमें। तो मैं बहुत रैंडमली चली गई, जनरली अनिल सर को मिली। मुझे पता नहीं था आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर अनिल सर ने बोला कि यू आर अ पार्ट ऑफ वनवास एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एडिंग टू दैट, I got great co-actors to work with. Paritosh, Snehal, Bhakti, Hemant and Ketan also, who's not here, and he's shooting today. It has been a great experience working with all of them, and of course Nana sir. तुमच्यावर आधी काम केलेलं आहे मी आणि पुन्हा तुमच्यावर काम करण्याची मला परत संधी मिळाली, यासाठी खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कोणी आहे का अजून? बस झाले, संपले? हेलो उबर ऑन सर, हाँ, बोल बोल। आप मुझे मैसेज करना। चिल्ला के बोलो। हेलो हेलो नाना सर, सर हेलो सर, यहाँ पे हाँ बोल। बोलो। जनरेशन असं काही नसतं. मी माझ्या मुलांबरोबर मोठा होत असतो तर ते जनरेशन वेगळं आहे. मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन अगली जनरेशन, मेरे पोते हैं उसके अगली जनरेशन, तो वो बहुत आसान होता है. आप कैसे भूल जाते हैं उनके साथ, उनका नज़रिया है वो समझने की कोशिश करूँ, बहुत आसान होता है. ये नहीं कि मैं अपने ही विचार उन पर ठोसता रहूँ, तो वो वैसे कोई नहीं, बहुत आसान होता है. अभी नए बच्चे हैं, उनका एक अपना, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये तो चलते ही रहेगा ना. बहुत आसान होता है. ज्ञान नाम की चीज़ कोई होती नहीं, अनुभव होता है. अब उस अनुभव से आप जो सीखते हैं उसको ज्ञान कहते हैं. लेकिन वो जो अनुभव है वो लेने के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा. चार दीवारियों में अगर रहोगे, सीमित रहेंगे,
तो उतना ही दुख होगा, उतना ही सुख होगा, वही डेफिनेशन रहेगी आपकी। बाहर निकलोगे तो पता चलेगा अलग तरह के दुख है, अलग तरह के सुख है, अलग तरह का आनंद है। तो उससे हमें पता चलता है। नहीं तो क्या हम एक ही तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और वो मोनोटोनस होगा। वैसे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी डेफिनेशन रोज बदलनी चाहिए सुख और दुख की, तो तुम अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं। हेलो, आपको बहुत फिल्मों में देखा, आपने नेगेटिव रोल भी किया, रंगीत साक्षी में बहुत पसंद आया आपका रोल, और इसमें भी आपने बहुत ही मार्मिक रोल किया है। तो मेरा सवाल ये है, मैं हिंद समर्थन से शिवली राम की, क्या कोई ऐसा कैरेक्टर रह गया है, क्या कोई ऐसा रोल रह गया है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना करना चाहता था? भगत सिंह जी का रोल करना चाहता था। अब मेरी वो उम्र नहीं रही, वो उम्र नहीं रही। उनकी उम्र इतनी छोटी थी जब उनको फांसी हो गई, तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा। लेकिन वो एक है मेरे, अगर मेरे लिए कुछ भगवान है तो मेरे क्रांतिकारी जो है वो सभी मेरे लिए भगवान है। हालांकि मैं मंदिर में बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं समझा बोल, लेकिन मुझे मेरे लिए वो लोग, तो मेरे घर में जो है तस्वीरें लगी हुई हैं माँ बाप के अलावा, बाबा आमटे और ताई आमटे, उनकी तस्वीर लगी हुई है जिनकी मैं पूजा कर सकता हूँ। नहीं, वक्त था, लेकिन मैं वो पैसे के पीछे पड़ा। मुझे घर लेना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उसमें वो उम्र चली गई। आज मैं जाके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो उम्र का तकाजा है। मैं जिस तरह के वो करने हैं वो वैसे ही रोल कर सकता हूँ। अब वैसे रोल नहीं कर सकता जो करना चाहता था। अनिल सर, लास्ट क्वेश्चन दीपेश, जी प्लीज। मैं दैनिक जागरण से दीपेश पांडे। आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। आपकी बनारस आपकी फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बार बनारस गया थोड़ा सा बनारसी तो होकर ही आता है। जी। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, नाना सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आप लोग का बस चलता तो ऐसी बनारस की कौन सी वो चीज़ थी जो आप लोग अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते? बनारस की यादें जो हमने शूटिंग की वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। गंगा के वो घाट, वो हम जाया करते थे बोट राइड, और सबसे ज़्यादा सबसे ब्यूटीफुल हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन जिनका हमने बड़ा आनंद लिया, और चाट पकौड़ियाँ, लस्सियाँ, आहा, अब नाम ले दिया तो यहाँ सबके मुंह में पानी आ चुका, समझे। और मगही पान, वहाँ का जो बनारसी पान, आहा, क्या बात है, बहुत कुछ आनंद है वहाँ। और उसके पहले तू गाना सुनने गया था, वो भी बता देना। अरे सर, ये प्राइवेट बात है, और सिर्फ पुतनी कहता है पान, उसके पहले जो रसपान किया वो बता दे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। 20 दिसंबर को नजदीकी सिनेमाघरों में। बोल जल्दी बोल, जोर से। अरे ये जो ये है वो ना मुंह को लगा दे और फिर। अरे मनीष जी इधर आइए आप जरा मेरे पास, 2 शब्द आपको भी बोल रहे हैं लास्ट में। सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। वो शब्द सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? अरे यार वो माइक पकड़ो ना मुंह की तरफ। माइक वो कैमरा वाला माइक, ये लो। अच्छा जोर से बोलो। माइक दे देते हैं। My name is Raj Nada. अरे माइक दे दो यार। आगे लास्ट पूछने दो ना। ये ले माइक ले। तब से मांग रहा हूँ। सर माय नेम इज राज नाडा, आई एम फ्रॉम द बिग फैन शो। स्टार्टिंग से वनवास कर रहा हूँ, इज अ थिन लाइन बिटवीन punishment and sacrifice. स्टार्टिंग में बस रोड Because you are the central character. अगर आपको मौका मिले किसी को वनवास देने का तो किसको देंगे? अगर किसी के लिए वनवास लेने का तो किसके लिए लेंगे? टाइम नहीं है। वनवास तो हम किसी को नहीं देना चाहिए, और किसी के लिए वनवास लेने के बजाय वो वनवास ना ही हो उसके लिए कोशिश करेंगे। वाह। और देखिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास वक्त होने के बावजूद हमें माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। गाँव खेड़े में हमें एक सामाजिक कुटुंब पद्धति थी पहले, तो वहाँ सब 5-6 हमारे चाचा रहते थे, हम रहते थे। हमारी कोई चचेरी बहन और चचेरा भाई नहीं रहता था, हमारे भाई या बहन रहते थे। उसको चचेरा या नाम नहीं लगता था क्योंकि हम साथ में रहते थे, बड़े होते थे, पनपते थे। आजकल वो रहा नहीं। शहर के घर इतने 1 BHK 2 BHK में तो हम जीते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मेरे यहाँ दीवारें नहीं, पहाड़ है चारों तरफ, और वैसे जीने का मौका मुझे मिला है। मैं अभी सनी को भी वही कह रहा था, तो कहता है मैं भी वैसे गांव में जाता हूँ, खेत में रहता हूँ,
वहाँ का जो आनंद है वो यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ भीड़, तुझे वक्त नहीं मिलता यार मुझे देखने के बावजूद हाय करने का वक्त नहीं, क्योंकि तुझे दूसरा काम है। तो हम भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करने का वक्त नहीं है। तो हम ये जिंदगी जो हमने मान ली है, लोग झगड़ा करते हैं ना, बम्बई किसकी है, मुझे मालूम नहीं किसकी है, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं जी नहीं सकता यहाँ, सांस नहीं ले सकता। तो जो भी कुछ है हमारे पास एक इतना बेहतरीन मीडियम है सिनेमा, उसके जरिए जो कहना है उसको उजागर करो यार। वो ये फिल्म उस तरह की फिल्म है जो छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, जितने इतना सुकून है जिसमें, वो भूल गया है। उसको उजागर करने का तरीका, मैं सच कहता हूँ, करते हुए मैंने काम किया हुआ है। मेरी फिल्म मुझे वो इधर गलत है, इधर गलत है, ये नजर आता है। ये फिल्म में मैं जितनी बार मैंने देखी है मेरे आंखें नम हो जाती है। मैंने कहा यार कमाल है, जिस तरह से लिखा हुआ, ये हमारा सिरवैया जो है और ये हमारा अमजद है, इन्होंने लिखी हुई इतनी बेहतरीन लिखी है। सबका क्रेडिट तो जाना चाहिए। हम तो दिखते हैं ना हमारे चेहरे, ये नजर आते ही नहीं किसने किया है। ये म्यूजिक देने वाला है वो नजर आता ही नहीं, डायरेक्टर है, हमारे एक्टर है, हमारे कादरी साहब है, आपको मालूम ही नहीं है। हमारे ये जो है, आपको लगता है कि नहीं ये एक साइड कास्ट है, नहीं है। हमारे ये मेन कैरेक्टर करने वाले वो लोग हैं जो चारों पांचों जो खड़े हैं एंड में, सबको सामने आना चाहिए, सबके हिस्से का मिलना चाहिए। हमारी निधि जो है, जिसने हमारा एक छोटा सा किरदार भी निभाया, जिस तरह के कपड़े हमको पहनाए, हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा पोशाक है हमारा, हमें बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कहा कितने अच्छे तरीके से हमें पेश किया है लोगों के सामने। सभी ने इतना बेहतर है। हमारी ये जो बच्ची है बड़ी परेशान करती थी, चीफ असिस्टेंट थी, बहुत परेशान करती थी सुबह। इतनी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, लेकिन उनके चेहरे सामने नहीं आते। मुझे लगता है सबके हिस्से का सबको मिलना चाहिए। हम भूल जाते हैं, वो मैं नहीं भूलता, मुझे नहीं भूलना अच्छा। थैंक यू।